हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। पेपर कैसा हुआ आप लोगों का। बहुत बढ़िया बच्चों पेपर था और इतना मज़ेदार पेपर। जब आप इतना बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं तो पेपर को ऐसा ही होना चाहिए था। तो चलिए आज इस पेपर का डिस्कशन करते हैं, फिजिक्स का। और फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए पहले, कहां से कनेक्टेड है। एम्पियर सर्किटल लॉ से भी ये क्वेश्चन हो गया और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से भी क्वेश्चन हो गया। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये पेपर बहुत बढ़िया था। और इस पेपर में कुछ क्वेश्चंस तो आपके जो है कंसेप्चुअल हैं, कुछ क्वेश्चंस टू द पॉइंट हैं, जैसा होना चाहिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर made of a circular plates is being charged such that the surface charge density on its plate is increasing at the constant rate. surface charge density means जो इसका सिग्मा है वो इंक्रीज कर रहे हैं। आपको पता है कि अगर कैपेसिटर में हमको चार्ज या इंक्रीज या डिक्रीज होकर के मिले तो वहां पर जो है डिस्प्लेसमेंट करंट बन जाती है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को ये यहां पर चेंज कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है। क्या मजेदार क्वेश्चन है ये। आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक सर्कुलर प्लेट हमने बनाया, ये अदर प्लेट बनाया, और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है, यानी कि डी सिग्मा अपॉन डी टी जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेट है ये कांस्टेंट है। अब यहां पर जो है डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगा। मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट इस जगह पर बनेगा। तो जब आप एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे जो कि होता है बी डी एल कॉस थीटा और इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट आई प्लस आई डी। तो क्वेश्चन में बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला होता है आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में डी टी। आगे लिखो एप्सिलॉन नॉट डी डी टी और फाई ए क्या है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, दैट विल बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से आपको मिल जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी। तो डी क्यू अपॉन डी टी ये आपकी कंडक्शन करंट है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट कैसे हैं, इक्वल होती हैं, ये बात हमें पता है। अब क्योंकि रेट ऑफ इंक्रीजिंग जो है सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो रेट है वो सेम है, कांस्टेंट है। तो जो राइट हैंड वाली साइड है वो क्या हो जाएगी। अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड है कैपिटल बी, और अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर आपको कैसा लुक दिखाई दे रहा है, जैसे कि कोई करंट वाला सिलेंडर हो। याद आ रहा है एम्पियर लूप में आपने इस एप्लीकेशंस को किया है। तो अब ये करंट वाला सिलेंडर है जहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो करंट वाले सिलेंडर से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है अपॉन 4 पाई और 2i अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में होता है स्मॉल आर। स्मॉल आर वो डिस्टेंस कि जहां से जो आपका एक्सेस है वहां से जो डिस्टेंस की काउंटिंग करते हैं। और अगर आपको ग्राफ याद हो तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। तो आपको पता है पॉइंट पर यानी जब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाता है उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अब अगर आप ऑप्शन चेक करें कहीं भी इस जोन में आप कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, यहां निकालेंगे, यहां निकालेंगे, कहीं पर निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो इसलिए ऑप्शन अगर चेक करें सेकंड ऑप्शन है 0 0 कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स। तो मैग्नेटिक तो कांस्टेंट तो नहीं हो सकती। एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यहां पर होगा कि नॉन जीरो होगी एवरीवेयर एंड विद मैक्सिमम एट द इमेजिनरी सिलेंडर। ये दोनों प्लेट्स को मिला करके जो सिलेंडर हमने बनाया है इसी का नाम है इमेजिनरी सिलेंडर। और उसकी जो पेरिफेरीज है वहां पर यानी कि जब आप यहां से इस सरफेस तक जाएंगे तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। और इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 सही होगा। तो एम्पियर सर्किटल लॉ और कैपेसिटर से कितनी बढ़िया कंबाइन करके ये प्रॉब्लम बनाई गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है ये, सभी का सही हुआ होगा।
इलेक्ट्रिक डाइपोल है विद डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 10⁻⁶। डाइपोल मोमेंट मींस कैपिटल पी की वैल्यू दी है 5 × 10⁻⁶, और अलाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंग है तो यानी कि कैपिटल पी डाइपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो थीटा है वो 0 बन रहा है पहले। उसके बाद में आपने इस डाइपोल को रोटेट कर दिया है, कितने डिग्री रोटेट कर दिया है? 60 डिग्री। तो अब जो बाद वाला थीटा है यानी कि थीटा फाइनल वो 60 डिग्री है। इस पूरे प्रोसेस में पोटेंशियल एनर्जी का चेंज चाहिए। क्या फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का? U = PE cos थीटा। क्लियर है? अब थीटा = 0, पहले वाले केस में थीटा 0 है, और E इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्टूडेंट देख सकते हैं ये दिया हुआ है। तो यहां पर हमारे पास में P मींस वैल्यू बाद में पुटअप कर लेंगे, E वैल्यू पुटअप कर लेंगे। थीटा यहां पर 0 है तो cos 0 1 आ गया। ये आपका आ गया इनिशियल वाला पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली यहां पर फाइनल वाली पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, -PE/2, क्योंकि cos 60 कितना होता है? 1/2 होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालें, डेल्टा U, U फाइनल माइनस का U इनिशियल। U फाइनल कितना है? -PE/2 है। U इनिशियल कितना है? -PE है। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? PE/2 आएगा। P की वैल्यू क्वेश्चन में है 5 10⁻⁶। E की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 4 10⁵। और जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 4th ऑप्शन आएगा। यू कैन चेक, 2 2 4, 5 2 10, और 10⁻0, 10⁻0 का मतलब हो गया 1 जूल। ये आंसर आपको मिल जाएगा, तो 4th ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर? चलते हैं, आसान सा क्वेश्चन था ये भी, सेकंड वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, एक बॉल है जो कि मास है 0.5 kg का। एक बॉल है जिसका कि मास 0.5 kg है, और ये बॉल 40 मीटर की हाइट से गिरा दी गई है। आप देख सकते हैं ये बॉल है और इसको हमने 40 मीटर की हाइट से गिरा दिया। बॉल का मास दिया गया है, मास आपके जो इस बॉल का है वो 0.5 kg है, मास दिया है। तो जब ये गिरेगी और टकराएगी उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है √2gh। तो यहां पर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया इंपल्स बताइए। तो स्टूडेंट्स, इंपल्स का फार्मूला होता है, एक तो होता है फोर्स के साथ टाइम को मल्टीप्लाई किया जाता है, फोर्स इंटू टाइम, और एक फार्मूला होता है डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम। तो हम यहां पर मोमेंटम निकाल रहे हैं टकराते समय, तो मोमेंटम यानी पी इनिशियल, मोमेंटम का रिजल्ट देखिएगा पी इनिशियल। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू मास, ये रहा मास का m, और वेलोसिटी कितनी एट ए टाइम ऑफ टकराना, जिस समय वो टकराएगी एट ए टाइम ऑफ कोलिजन, √2gh। बहुत ही कॉमन सी बात है। तो g की वैल्यू, h की वैल्यू जब आप पुटअप कर देंगे, पूरा इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करके कितना आएगा। यहां पर आ जाएगा 7 7 4 28 m आएगा स्टूडेंट्स। और फिर ये टकरा करके लौट गई, देखिए इधर टकरा करके 10 मीटर की हाइट तक ये वापस लौट गई। तो अब इसकी जब हाइट यानी कि अगर ये यहां वाली वेलोसिटी निकाले तो √2gh इसी तरह से निकलती है ना, जब वो लौटती है कितनी हाइट तक जाती है, तो √2gh से निकलती है। और ये जो स्टूडेंट्स इनिशियल मोमेंटम है वो डायरेक्शन में कैसा था? नीचे की तरफ था, तो माइनस कर लिया। यहां पर फाइनल मोमेंटम एक बार फिर से मास इंटू वेलोसिटी, और वही g की वैल्यू, h की वैल्यू पुटअप कर दिया है। यहां पर टोटल सॉल्व किया तो फाइनल वाला मोमेंटम 14 m आ गया। तो मोमेंटम का चेंज, फाइनल वाली वैल्यू 14 m है, माइनस इनिशियल वाली वैल्यू माइनस का 28 m है। सॉल्व करें तो ये आ गया 42 m, और m की जो वैल्यू है वो कितनी है? 0.5 है। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 21। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये आसान सी प्रॉब्लम की नहीं? अरे कई बार हम लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चन क्लास में किए हैं। तो अभी तक ये 1 2 3 में बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम आई है, कोई भी नहीं है पेपर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नंबर 3 पर चलते हैं। नंबर 3 के बाद नंबर 4।
कितने बार हम लोगों ने इस क्वेश्चन को क्लास में किया है। मैंने कहा है कि क्रॉस पोलराइजर की बेटा प्रॉब्लम कर लो। क्रॉस पोलराइजर जिसमें एक पोलराइजर होता है, आप देख सकते हैं ये पोलराइजर नंबर 1 है। क्रॉस पोलराइजर कितनी बार कराई गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम रहती है ये। तो ये देखिए पहला वाला पोलराइजर है, ये दूसरा वाला पोलराइजर है और ये क्रॉस्ड है। क्वेश्चन में कह रहा है द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन ए पोलराइज्ड शीट प्लेस्ड बिटवीन द टू क्रॉस पोलराइजर। तो ये जो आपकी पोलराइजिंग शीट है, इसको मैं कह देता हूं कि ये एक्स्ट्रा वाली शीट है, ये भी पोलराइजर है और इसको आपने 90 डिग्री के क्रॉस पोलराइजर के बीच में रखा हुआ है। तो इंटेंसिटी जो है फ्रॉम जो एंगल है, यानी कि पहला और ये पहला वाला पोलराइजर और ये जो एक्स्ट्रा वाला पोलराइजर है, क्वेश्चन में इनके बीच का एंगल दिया हुआ है 22.5, मतलब 45 दिया गया है। मैंने यहां पर थीटा ले लिया। कई बार आपको बताया क्रॉस पोलराइजर के बीच में कोई एक्स्ट्रा पोलराइजर रखोगे तो पहले दोनों के बीच का थीटा तो लास्ट के दोनों के बीच का कितना हो जाता है एंगल, 90 माइनस थीटा। अगर हम ऐसा सपोज करें कि जो लाइट गिराई जा रही है उसकी इंटेंसिटी x है, तो माइनस लॉ यूज होता रहता है। लास्ट में जो इंटेंसिटी निकल के आती है फाइनल, जिसको आप ट्रांसमिटेड कहते हैं, तो स्टूडेंट ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी निकल के आती है कितनी, x/2 और ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा देखिएगा, x इंटेंसिटी जब लाइट की गिरती है तो पहले वाले पोलराइजर से निकलने के बाद कितनी हो जाती है, x/2। मेलस का रूल है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब ये लाइट गिरती है पहले पोलराइजर पर, आप देख सकते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है जब लाइट पहले वाले पोलराइजर पर गिरती है तो इंटेंसिटी I नॉट हो जाती है। यानी इस क्वेश्चन में जो x/2 है वो I नॉट हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहां पर हमने लिखा I नॉट और सेटिंग आपको बताई थी ना कि इसको sin 2 थीटा कैसे करते हैं। नीचे 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड भी किया, 4 से मल्टीप्लाई भी किया और जैसे ये काम आपने किया ये बन गया I नॉट बाई 4 और इधर बन गया साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। थीटा की वैल्यू यहां पर पुटअप कर दीजिए 45 डिग्री और सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा I नॉट बाई 8। कॉमन क्वेश्चन है पोलराइजेशन में सबसे जो इंपॉर्टेंट और गुड वन जिसको कहा जाता है, ये वो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। तो फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया फर्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। सारी प्रॉब्लम जनरल टाइप है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसमें यह कहा जाए कि यार ये कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टिपिकल है या कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से टिपिकल है। सबसे जनरल जो बातें हैं फिजिक्स में, अभी तक फोर्थ क्वेश्चन अभी हमको यहां तक मिला है। एक बात और बता दें, ये जो हम लोग को पेपर कोड डिस्कस कर रहे हैं दैट इज 48 पेपर कोड, ये 48 डिस्कस हो रहा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, कार चला रहे हैं, ब्रेक लगाई, रुक गई। क्वेश्चन की है ना स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द टू सिमिलर कार्स ए एंड बी। ए वाले की जो एनर्जी है वो है 100 और बी वाले की जो एनर्जी है काइनेटिक है वो 225। ऑन द अप्लाइंग द ब्रेक लगाया, कार रुक गई। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए वाले ने 1000 किया, बी वाले ने 1500। अगर ब्रेक से पैदा होने वाला फोर्स ए में एफ है और बी कार में एफ बी है, तो एफ और एफ बी का रेशियो चाहिए। ये लिखा है फंडा, डब्ल्यू माने वर्क डन, डेल्टा के माने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल के इनिशियल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स। यहां पर जो क्योंकि फोर्स आप जो लगा रहे हैं इसके साथ जो कॉस थीटा वाला टर्म है वो 180 हो जाएगा और इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी आपको मिलेगी, फाइनल वाली 0 हो जाएगी। बात समझ लेना, ब्रेक लगाने के बाद रुक गई है तो फाइनल वाली काइनेटिक एनर्जी हो गई 0, इनिशियल वाली हो गई के आई नेगेटिव में। और इधर देखिए फोर्स डिस्प्लेसमेंट साथ में कॉस थीटा आता है
तो जब cos थीटा आता है तो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, तो थीटा हो जाएगा 180। तो यहां पर आ जाएगा माइनस का एफ डी, ये नेगेटिव नेगेटिव कट हो गया, फंडा बन गया, एफ माने फोर्स, एफ ए वाले कार का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज क्वेश्चन में ए वाले कार का है 1000, और काइनेटिक एनर्जी जो है ए वाले की वो है आपकी 100। बी वाले के पास पहुंचते हैं, बी वाले की जो डिस्टेंस है कार की 1500 और इसकी एनर्जी है 225। दोनों को डिवाइड कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एफ ए अपॉन एफ बी, इनटू में आ जाएगा 0 0 कट हो जाएगा, 5 2 जा एंड 5 3 जा, और इधर आ जाएगा 25 2 जा 4 जा एंड 9 जा, ये आया 3 3 जा 9 2 2 जा 4। तो देखिए फोर्स का जो रेशियो आ रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। जनरल सी प्रॉब्लम अभी भी है ये। तो फिफ्थ क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं और सब आपकी कॉमन सी प्रॉब्लम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 5 के बाद चलते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन जिस एग्जाम को आप दे रहे हैं वो एग्जाम भी तो बहुत बड़ा है। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम बना हुआ है यू कैन सी, चेक कर सकते हैं क्या क्या है। मैंने इसी डायग्राम को रिफ्रेम कर लिया है। आप देख सकते हैं ये ए वाला जो पॉइंट है, ये ए और एफ ये एक ही साथ तो है, तो यहां पर आप देख सकते हो ए और एफ एक साथ हमने बना लिए, और ये ई पॉइंट है तो देख सकते हैं ये ई पॉइंट है। ई से एक रेजिस्टेंस 3 ओम है जो ए और एफ पर जाके कंप्लीट होता है, एक रेजिस्टेंस ई से डी पर 1.5 ओम है जो कंप्लीट होता है। इसके बाद में आप देखिए ए से एक रेजिस्टेंस है 5 ओम जो कि बी पर कंप्लीट होता है, और बी से एक रेजिस्टेंस है 2.5 ओम जो है सी और डी पे कंप्लीट होता है। सी और डी आपके एक ही कॉमन पॉइंट है। फिर बी से रेजिस्टेंस देखिए निकलते हैं 1.5, 5.5, 1.5, 5.5, और इधर आप देखिए 1/3, और ये बैटरी आपके 5 वोल्ट की है। तो ये व्हीटस्टोन बेस हो गया, और मेडिकल का पेपर है तो व्हीटस्टोन बेस हमेशा बैलेंस होगा, बताया है कई बार। आप चेक कर लें तो देख सकते हैं कि ये आपका व्हीटस्टोन बेस बैलेंस है, और जब बैलेंस व्हीटस्टोन बेस है तो जो ये बीच में जो रेजिस्टेंस होता है इसका कोई काम नहीं है। बीच वाले रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है तो बीच वाला रेजिस्टेंस हटा दिया, तो ये रेजिस्टेंस आपका रह गया, बीच वाला रेजिस्टेंस हट चुका है। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, तो 5 और 3 ये सीरीज में है, इनका टोटल 8, ये दोनों भी सीरीज में है, ये इनका टोटल कितना आएगा 5 और 5 10, 2 और 1 3 और 4, 8 और 4 कैसे हैं पैरेलल में है, इनका टोटल क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू 8 अपॉन 4 प्लस 8, ऊपर आ गया 32, नीचे आ गया 12, 4 8 जा 4 3 जा। तो ये जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज था बैलेंस वाला, हमने जब इसका रेजिस्टेंस निकाला है तो इसका जो रेजिस्टेंस निकल के आया है वो 8/3 आया है। अब देखिए 8/3 के साथ में ये 1.5, 8/3 के साथ जो ये 1.5 है, और फिर आगे है आपका 5.5, और इधर से ये 1/3 है, ये सब आपके सीरीज में है, ये दोनों मिलकर के हो गया 9 यानी 3, और ये 5 और 5 10, 5 1 7, तो रिजल्ट आ गया कितना 10 ओम। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का आ चुका है 10, और पूछा है करंट बताइए, तो टोटल करंट कैसे निकाली जाती है, I इज इक्वल टू ई टोटल, ई टोटल का मतलब बैटरी के पास जो टोटल ईएमएफ है वो, अपॉन में सर्किट का आर टोटल, टोटल जो रेजिस्टेंस है, और प्लस का इंटरनल रेजिस्टेंस आर टोटल जो कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो ई टोटल है यहां पर आपका 5, टोटल रेजिस्टेंस निकला है 10, सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.5, यानी कि फोर्थ ऑप्शन होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घूमा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7।
थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि हीट ट्रांसफर वाला जो चैप्टर है उससे कनेक्टेड है। 3 आइडेंटिकल रॉड्स है हीट वाली, क्वेश्चन में 3 आइडेंटिकल रॉड्स है और सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको बताया है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन में एरिया तो सबका सेम होता है और यहां जो आइडेंटिकल लिखा हुआ है, आइडेंटिकल का मतलब हो गया सभी का लेंथ भी सेम है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके सिलेबस में जब भी क्वेश्चन फ्रेम होगा एरिया सबका सेम होगा, लेंथ अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में आइडेंटिकल लिखा है तो लेंथ भी सबका सेम होगा। और यहां का टेम्परेचर 3T है, इस किनारे पे टेम्परेचर कैपिटल T है, जंक्शन पे T1 है, यहां T2 है। थर्मल कंडक्टिविटी स्टूडेंट्स दिया गया है, पूछा गया T1 और T2 का रेशियो निकालिए। तो ये देखिए मैंने लिख रखा है कि भाई आई फॉर जो इलेक्ट्रिसिटी में करंट होती है, आई फॉर पीडी अपॉन आर, पीडी माने पोटेंशियल डिफरेंस, अपॉन में रेजिस्टेंस। इसी तरीके से हीट करंट, एच फॉर हीट करंट, हीट करंट का फार्मूला होता है टीडी, टीडी माने टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फार्मूला हो गया एल अपॉन के ए। सब कुछ सेट किया तो देखो ये आ गया टीडी, टीडी माने टेम्परेचर डिफरेंस, के माने थर्मल कंडक्टिविटी और ए माने एरिया और एल फॉर लेंथ। आइडेंटिकल दिया है तो लेंथ सेम होगा और सीरीज में एरिया सेम होता है। तो अगर हम यहां से यहां के लिए हीट करंट लिखें तो कितनी मिलेगी, टीडी 3T माइनस का T1, साथ में थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी यहां पे 2K है, एरिया A ले लिया और लेंथ मान लिया L। आगे बढ़े T1 से T2 तो T1 से T2 हो गया, क्योंकि हीट करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी में सेम होगी। पहले इसमें लिखा अब इसमें लिख रहे हैं। और साथ में थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी K है, एरिया A है और लेंथ चूंकि आइडेंटिकल बोला गया है तो इफ वी कंसीडर की पहले वाली रॉड की लेंथ L है तो सभी का L हो जाएगा लेंथ। और इधर आ जाएगा तो T2 और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो T है तो T2 माइनस T, थर्मल कंडक्टिविटी का 2K और साथ में एरिया अपॉन में L। अब देखिए यहां से कैंसिल हो जाएगा, जब इक्वेशंस बनाओगे तो ये आ जाएगा 6T माइनस का T1, इधर से आएगा T1 माइनस T2, इधर से आएगा 2T2 माइनस का 2T। अब यहां से आप इक्वेशंस बनाओगे तो छोटी छोटी इक्वेशंस बनेंगी। जब ये वाला पेयर आप लोगे तो इक्वेशन ये मिलेगी, बना के देखिएगा। जब ये वाला पेयर आप लोगे तो इक्वेशन ये बनेगी, आप इसको ले सकते हैं। और फिर जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो बच्चों T1 मिलेगा और T2 मिल जाएगा। और फिर जब दोनों का रेशियो लोगे T1 अपॉन T2 तो रिजल्ट आ जाएगा 5/3, यानी कि पहला ऑप्शन आ जाएगा। अब कैलकुलेशन तो हमको और आपको प्रैक्टिस में तो है ही ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7 के बाद 8 है। काफी बढ़िया पेपर था भाई ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कितना लॉजिकल क्वेश्चन है। इन ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास सिस्टम है जिसमें कि एक बॉक्स जो है अटैच किया गया है, सैंड से भरा हुआ, बालू भरी है उसमें, और वो ऑसिलेशन कर रहा है और वो सैंड जो है लीक हो रही है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एम्पलीट्यूड है टाइम के साथ और जो फ्रीक्वेंसी है टाइम के साथ, इनका ग्राफ बताइए। तो कई बार स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये डिस्कशन किया है। डैम्पिंग वाला केस याद करिए, डैम्पिंग वाले केस में जो एम्पलीट्यूड होता था वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता था, और इसलिए जब एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता था, यहां पर एम्पलीट्यूड को ए से लिखा गया है, तो ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा इस तरीके का। याद है ना, एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता था। तो डैम्पिंग का क्वेश्चन में केस है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता था। इस ऑप्शन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज करने वाला ये नहीं है। हाँ ये है,
एम्पलीट्यूड डिक्रीज करने वाला ये नहीं है और ये है। अब इसके आगे क्या, एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और टाइम पीरियड कम हो जाएगा तो ओमेगा क्या करेगा, तो जब एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा तो ओमेगा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एम्पलीट्यूड डिक्रीज ओमेगा इंक्रीज, देखिए गलत है, यहां पर ओमेगा भी डिक्रीज कर रहा है तो ये गलत हो गया। यहां देखिए फाइनली ये सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ हमको चलना पड़ेगा। होंगे तो डेफिनेटली यू ऑल विल फील गुड इन द पेपर एज वेल एज इन फिजिक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 9। अरे भाई छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ए से बी तक दौड़िए, यहां से ए से चलिए, दौड़ लगाते हैं, जितने भी पोटेंशियल रास्ते पे मिल रहे हैं सबको काउंट करते हैं साइन के साथ, और फिर सबका एल्जेब्रिकल समेशन करते हैं और रिजल्ट लिखते हैं। तो करंट इज फ्लोइंग, करंट इज फ्लोइंग मींस ए पर पोटेंशियल हाई होगा, तो ए पर पोटेंशियल हो गया वी प्लस में। फिर आगे हमको कौन मिला, इंडक्टर भाई साहब मिले, इंडक्टर मिला तो माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी, यहां पर पोटेंशियल ये आ गया इंडक्टर में, साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। फिर हमको कौन मिली, प्यारी सी बैटरी मिली, उस पर पोटेंशियल आ गया माइनस का 5। आगे गए तो रेजिस्टेंस, हमेशा खतरनाक नहीं होता रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल आएगा, आई इंटू आर से निकालोगे, आई क्वेश्चन में 2 है, आर आपका 2 है, तो 2 2 4 हो जाएगा। और फिर लास्ट में मुझे बी मिला, क्योंकि हम चले थे हाई पोटेंशियल ए से, तो बी पर क्या होगा, लो पोटेंशियल, तो माइनस का वीबी। इन सभी पोटेंशियल का एल्जेब्रिकल समेशन 0 होता है। कहां सीखा, किसने बताया, किरचॉफ जिंदाबाद, उन्होंने बताया। तो वीए माइनस का वीबी, और इस वाले टर्म में एल, एल हेनरी है, यहां पर देखिए क्वेश्चन में कितना हेनरी दिया गया है 1, तो एल की वैल्यू यहां पर 1 हो गई। डीएल अपॉन डी चेंज इन करंट, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि करंट का जो चेंज है वो भी आपको दिया गया, कितना 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो यहां पर आ गया 1, माइनस का 5 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, 5 4 9 1 10, वी ए माइनस वीबी इज इक्वल टू 10। सेकेंड ऑप्शन डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एक पार्टिकल है जो कि मास m का है, इज मूविंग अराउंड द ओरिजिन विद ए कांस्टेंट फोर्स F, पुलिंग इट टुवर्ड्स द ओरिजिन। हमको पता है कि भाई मूव करने के लिए फोर्स चाहिए, सेंटीपिटल फोर्स चाहिए, बिना सेंटीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन नहीं होता। तो जितना इन्होंने लिखा हुआ है पहले उसके अकॉर्डिंग देखें तो F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, फोर्स कांस्टेंट है, कुछ भी कर लो, चाहे जिस ऑर्बिट में आप हो, लेकिन फोर्स कांस्टेंट रहने वाला है। मास आपका कांस्टेंट है तो रेडियस प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, गॉट इट, रेडियस और वी स्क्वायर का कनेक्शन आ गया। फिर आगे कहते हैं कि भाई आप बोर मॉडल भी यूज कर लेना, नील्स बोर ने जो मॉडल दिया था जहां पे उन्होंने बताया था एमवीआर यानी कि एंगुलर मोमेंटम और एनएच अपॉन 2 पाई है, ये सीखने को मिला था। m कांस्टेंट है, h अपॉन 2 पाई कांस्टेंट है, तो यहां से v r प्रोपोर्शनल टू n। हमें अपने क्वेश्चन में v का और n का रिलेशन देना है, तो पहले r को गायब कर देते हैं, r की जगह पे v स्क्वायर, तो देखिए r की जगह पर v स्क्वायर, तो यहां से v प्रोपोर्शनल n की पावर 1/3। अब r प्रोपोर्शनल है v स्क्वायर और v की वैल्यू मिल चुकी है n की पावर 1/3, ऊपर होल स्क्वायर, तो क्या मिला n की पावर 2/3, r पर 2/3 v पर 1/3, r पर 2/3 v पर 1/3, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट है। छोटी सी प्रॉब्लम, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, बेसिक है एकदम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बढ़िया पेपर है इस बार का। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11,
11वें नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं टाइम का और पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ है, टाइम और पोजीशन दिया गया है। तो टाइम यहाँ पे t है, पोजीशन यहाँ पे x है, इक्वेशन दिया गया, एक्सीलरेशन पूछा गया है। कितने बार हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि अगर टाइम और पोजीशन दिया जाए, यहाँ पे आपका जो है x की 1 पावर है, तो पहले वेलोसिटी निकालो। जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आ जाएगा, 2x + 1 dx अपॉन dt आएगा। तो dx अपॉन dt ये आपको वेलोसिटी दे देगा। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 2x + 1 माइनस का 1 पावर। और फिर अगर आप इसको जो है v और x का रिलेशन है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा v dv अपॉन dx। तो यहां से dv अपॉन dx निकालेंगे तो dv अपॉन dx निकालेंगे तो माइनस का 1, 2x + 1 माइनस का 2 और साथ में 2, ये आ गया आपका, कितना आ गया, माइनस का 2 अपॉन 2x + 1 होल पावर 2, ये निकल के आया dv अपॉन dx। तो v फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, कितना, 2x + 1, यानी कि ये 1 अपॉन 2x + 1 है भाई। ये आ गया 1 अपॉन 2x + 1 एंड dv अपॉन dx क्या मिला है, dv अपॉन dx मिला है माइनस का 2 अपॉन 2x + 1 का होल स्क्वायर। चमका कोई ऑप्शन क्या, चमक गया, कौन सा ऑप्शन है, ये रहा 4th। कैलकुलस बेस्ड सिंपल प्रॉब्लम है ये। कल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, a model quantized motion of an electron uniform magnetic field B state that the flux passing through the orbit of the electron is NHE। क्वेश्चन में जरा इस लाइन का मतलब समझिए। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, हमने यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला लिखा हुआ है BA cos थीटा। तो कह रहा है जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो NH अपॉन E है, लिख लिया। B फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, A फॉर एरिया जिससे फ्लक्स लिंक होगा, और क्वेश्चन में जो थीटा है वो 0 हो जाएगा क्योंकि एरिया वेक्टर और B आपके डायरेक्शन में सेम है। तो ये रिजल्ट आ गया, BA इज इक्वल टू NH अपॉन E, ये रिजल्ट आया। जो यहां तक का स्टेटमेंट था उसने हमको यहां तक पहुंचा दिया है, यहां तक के स्टेटमेंट ने हमको ये रिजल्ट दे दिया है, ये रिजल्ट दे दिया है। अब आगे लिखा हुआ है कि अब ये लाइन जो है हमारी वाली यूज कर लीजिए, यहां से यहां तक की लाइन कह रहा है क्वेश्चन हमारी यूज कर लीजिए, और फिर उसके बाद में बोर्ड्स मॉडल, नील्स बोर का जो मॉडल है उसकी हेल्प लीजिए। तो कह रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट बताइए इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए। तो भाई मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग कैपिटल M से लिखे तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है I इंटू एरिया। I माने करंट, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो करंट भी तो बनाएगा। ये देखिए कॉन्सेप्ट है, अगर कोई चार्ज चक्कर लगाता है तो करंट निकालने के इतने सारे फार्मूले हैं। I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एक चक्कर का टाइम, ऐसे भी करंट आता है। Q इंटू एफ, Q माने चार्ज का वैल्यू, F मतलब फ्रीक्वेंसी, Q ओमेगा बाई 2 इससे भी निकलता है, QV अपॉन 2 इससे भी निकलता है। तो मैंने यहाँ पे करंट निकालने के लिए इसको यूज किया, QV अपॉन 2 अब QV इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो क्वेश्चन में मेंशन है, वहां पर E है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है क्वेश्चन में E है, तो Q की जगह पे E लिख लिया जाए। और 2 मैग्नेटिक फील्ड में अगर सर्कुलर पाथ है, मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ है तो रेडियस R इज इक्वल टू क्या होगा, mv अपॉन QB। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो यहां पर E हो जाएगा भाई, यहां पर E हो जाएगा। V से V कट गया, क्या निकल के आया करंट, E स्क्वायर, एक E A एक E A, साथ में B अपॉन में 2 करंट की वैल्यू यहां पुटअप कर दिया जाए, E स्क्वायर B अपॉन में 2 और A फॉर एरिया, एरिया की वैल्यू देखो यहां से कितनी आ जाएगी, NH अपॉन। अच्छा क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि लोवेस्ट एनर्जी आप ले सकते हैं, तो लोवेस्ट एनर्जी का मतलब हो गया कि N इज इक्वल टू 1 है, तो यहां पे N की वैल्यू N 1 हो जाएगी।
तो ए की वैल्यू आ जाएगी एच अपॉन ई बी से बी कट हो गया, ई से एक पावर ई की कट हो गई, ई एच अपॉन 2πm, ई एच अपॉन 2πm कहां चमक रहा है, ये रहा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ई एच अपॉन 2πm। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 पर चले। 13 नंबर क्वेश्चन, कितने बार ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दे रखी है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को एफओ से लिखते हैं, आई पीस की फोकल लेंथ को एफ से लिखते हैं, और ट्यूब की लेंथ को 40 सेंटीमीटर लिखते हैं, कैपिटल एल से लिखते हैं, और एलडीडीवी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को कैपिटल डी से लिखते हैं 25। वेरी वेरी स्पेशल केस, मैग्नीफाइंग पावर का, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप का मतलब हो गया मैग्नीफाइंग पावर, तो बहुत ही स्पेशल केस है, दैट इज एल डी अपॉन में एफओ एफ ई। बहुत ही स्पेशल केस है, क्लास में बताया है कि इस केस के पीछे की जो लिमिटेशंस है वो क्या है। एल फॉर लेंथ क्वेश्चन में 40 है, डी फॉर 25, एफओ फॉर 2, एफ ई फॉर 4, 4 5 और ये आ गया 20। एल की वैल्यू 40 है, ठीक है, और ये 4, अच्छा गलत हो गया, 4 10 जा, ये 10 आ गया, 2 5 जा, और ये जो आपका 25 है, 25 ये वाला 25 इंटू 5 मिलके आ गया 125। कौन सा आंसर है, फोर्थ ऑप्शन है। 13 भी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 13 के बाद 14, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सॉल्यूशन की आपको अगर बाद में हेल्प चाहिए तो स्क्रीनशॉट आपके पास रहेगा। अभी तक का जो पेपर है बहुत आसान है। हाँ, एक क्वेश्चन जो आपका वो व्हीट स्टोन वाला थोड़ा सा ट्रिकी था, बट ओवरऑल पेपर इज वेरी गुड। 14th नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। दो इंक्लाइंड प्लेन है, क्वेश्चन कह रहा है दो इंक्लाइंड प्लेन है, तो दो इंक्लाइंड प्लेन है जिनकी लेंथ एल है, एल लेंथ के दो इंक्लाइंड प्लेन है, 45 डिग्री पर है। एक उसमें से स्मूथ है, दूसरा आपका जो है रफ है, यानी कि खुदरा है, वहां पर रफनेस है यानी कि फ्रिक्शन है। तो एक ऑब्जेक्ट वहां पे अगर स्मूथ वाले पर स्लाइड करता है और फिर रफ पर स्लाइड करता है तो रफ वाला 2 गुना टाइम लेता है, ट्वाइस लेता है। देखिए यहां पर सेटिंग सिचुएशन सेट हो गई है। ये स्मूथ वाला प्लेन है, अगर यहां से आपको ऑब्जेक्ट को फिसलना है तो एसेलरेशन जी साइन थीटा होगा, और ये रफ वाला प्लेन है, यहां से फिसलना है तो एसेलरेशन क्या होता है, ये होता है। हम जानते हैं, बहुत ही कॉमन सी बात है। अगर ये स्मूथ वाले प्लेन पर फिसलने में टाइम टी लगता है और रफ वाले प्लेन में नो डाउट ज्यादा समय लगेगा, तो ये टाइम हो गया एन टी। अगर हम ये बेसिक फंडा यूज करें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, स्मूथ वाले के लिए एस की वैल्यू एल है क्वेश्चन में, क्योंकि प्लेन की लेंथ एल दे रखी है। यू क्योंकि फिसलने का जब काम होगा तो 0 से आप मोशन स्टार्ट करेंगे, तो ये देखिए एस की इक्वेशन आ गई है नंबर 1। अगर यही सेम कॉन्सेप्ट हम रफ वाले प्लेन के लिए यूज करें तो देखिए यूज किया, रिजल्ट ये आ गया। दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड इक्वल है, एस की वैल्यू एल है बेटा। दोनों इक्वेशन को जब आप इक्वल करते हैं तो जाना पहचाना कॉन्सेप्ट मिलता है। तो जब आप इस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में देख रहे थे तो आपको इस क्वेश्चन को यहां से डील करना है, इस जगह से, तभी ये ऑब्जेक्टिव में आएगा ना। बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट है ये। म्यू माने फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, टेन थीटा, थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, और 1 माइनस एन, अगर स्मूथ में फिसलने में टी टाइम लगा है, रफ प्लेन पर फिसलने में स्लाइड करने में एन टी टाइम लगा है। क्वेश्चन में देखो उसने लिखा 2 टाइम्स, मतलब डबल, यानी एन की वैल्यू 2 है, तो यहां पर आ गया 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4, यानी कि 3/4। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.75। कौन सा ऑप्शन चमक रहा है, सेकेंड ऑप्शन चमक रहा है, सेकेंड ऑप्शन होगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 14 के बाद 15। क्वेश्चन नंबर 15, फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम बना हुआ है, इक्वेशन भी दिया हुआ है।
और इस मिली सेकेंड टाइम में यानी 15 मिली सेकेंड टाइम में D1 और D2 का हालचाल पूछा है कि D1 रिवर्स D2 फॉरवर्ड क्या होगा। तो मैंने यहां पर इक्वेशन लिख रखा है और इस इक्वेशन से हमने ओमेगा निकाल लिया। आप देख सकते हैं ये ओमेगा आ गया, ओमेगा निकल आया। ओमेगा से एक साइकिल का टाइम निकल आया, एक साइकिल का टाइम आया 50 सेकेंड, 1/50 सेकेंड। क्योंकि गिवन वाला टाइम मिली सेकेंड है तो मिली सेकेंड में इसको कन्वर्ट कर लिया, इधर ये कन्वर्जन लिखा हुआ है। और मिली सेकेंड में जब निकाला तो ये आ गया 20 मिली सेकेंड। अब जो गिवन वाला टाइम है 15 मिली सेकेंड, देखो वो 3t/4 है। कैलकुलेट करके देख लो, 3/4 t की वैल्यू है 20 मिली सेकेंड, 4 5 15 मिली सेकेंड। अब ये 3t/4 वाला जो टाइम है, अगर आप ग्राफ बनाएं एसी की साइकिल का तो ग्राफ ऐसे बनेगा। ये वाला टाइम होगा t/4, ये टाइम होगा t/2, ये वाला टाइम होगा 3t/4। तो यानी कि जो ये टाइम दिया गया है 3t/4, ये वो टाइम है जब एसी की नेगेटिव साइकिल होगी। और क्या सीखते चले आए हैं हम लोग, पहले हाफ साइकिल में D1 फॉरवर्ड D2 रिवर्स, बट इस क्वेश्चन में जो साइकिल काम कर रही है वो हाफ साइकिल नेगेटिव है। नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो D2 हो जाएगा फॉरवर्ड और D1 हो जाएगा रिवर्स, यानी D1 रिवर्स और D2 फॉरवर्ड, यानी फोर्थ ऑप्शन होगा। आप देख सकते हैं बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम है ये। 16 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं आप। यूनिफॉर्म रॉड है, आप देख सकते हैं AB रॉड है, यहां पर 20 kg उसका वेट मास है। तो मैंने यहाँ पे W लिखा है, W इज इक्वल टू हो जाएगा mg, तो m की वैल्यू वहां पे 20 लिखी जाएगी। और G फॉर G, क्वेश्चन में G 10 लेना है। वर्टिकल वॉल पर ये 60 डिग्री के साथ इंक्लाइंड है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया गया है, ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। और ये जो वॉल है वो आपका स्मूथ है, और फ्लोर यानी कि जो फ्लोर है वो आपका, क्वेश्चन में जो फ्लोर है दैट इज रफ, तो ये आपका रफ वाला फ्लोर है ये। तो ये जो फ्लोर है ये रॉड आपकी इक्विलिब्रियम में है तो फ्रिक्शन फोर्स चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार हम लोगों ने क्लासेस में किया है। नॉर्मल रिएक्शन दिखा रखे हैं या फ्रिक्शन फोर्स दिखा रखे हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, और ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दी मैंने एक बार फिर से। और जब आप इसका चूंकि इक्विलिब्रियम है तो टॉर्क की वैल्यू 0 होगी। मैंने A के अबाउट टॉर्क लिया, जब आप A के अबाउट टॉर्क लोगे, पूरा आप देख सकते हैं कैलकुलेशन सॉल्व किया गया, तो रिजल्ट आ गया है W/2 cot थीटा। W की वैल्यू है mg/2 और cot थीटा, थीटा कितना है क्वेश्चन में, मेरे डिस्कशन का थीटा ये है। तो क्वेश्चन में जो थीटा 60 डिग्री दिया है तो ये वाला थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहां पे थीटा की वैल्यू 30 हो जाएगी। पुट अप द वैल्यू m फॉर 20, G फॉर 10 अपॉन में 2, 10 10 जा, और cot 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, यानी कि रिजल्ट आ गया 100√3। कौन सा ऑप्शन चमक रहा है, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। हल्का फुल्का ही क्वेश्चन है ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन में नहीं आएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के। 16 के बाद 17 चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देख के ही आपको पता चल पा रहा होगा कि ये क्वेश्चन भी आपने कई बार टेस्ट में आपने कई बार क्वेश्चन दिया है। 2 आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर A एंड B, आप देख सकते हैं A स्फीयर है B स्फीयर है, ये A स्फीयर है और ये B स्फीयर है। आइडेंटिकल चार्ज QQ है, मान लेते हैं r डिस्टेंस पर है, इनके बीच में फोर्स F है। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन में r², ये फोर्स हो गया। फिर एक तीसरा वाला स्फीयर है जिसको मैंने यहाँ पे C सपोज किया कि तीसरा वाला स्फीयर C है और इस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी इस पर 0 चार्ज है, दोनों ने टच किया। ये रहा तुम्हारे टचिंग की सिचुएशन का कॉन्सेप्ट, चार्ज ऑन ईच आफ्टर द टचिंग 1/2 टोटल चार्ज दोनों का बिफोर टचिंग। तो जब टच नहीं किया गया तो दोनों का चार्ज टोटल कितना हो जाएगा 0 + Q, और टच के बाद इसी का आधा आधा दोनों को मिलेगा। तो टच करने के बाद में A पर Q/2 हो गया, C पर Q/2 हो गया। फिर क्वेश्चन में कहता है ये जो दूसरा एक्स्ट्रा वाला स्फीयर था उसने B को टच किया, A को टच करने के बाद A पर Q/2 आ चुका है। अब इन दोनों की टचिंग होने वाली है
तो टचिंग से पहले कुल कितना चार्ज होगा, Q बाई टू प्लस Q, 3Q बाई टू। इसका आधा करोगे कितना आएगा, 3Q बाई फोर, यानी B पर जो चार्ज होगा वो 3Q बाई फोर होगा। क्वेश्चन में आप देखें तो डिस्टेंस जैसी फीचर पे चेंजेस नहीं हो रहे हैं, वही आ रहा है। तो अब नया वाला फोर्स अगर हम F डैश लें तो यहां पर हो जाएगा K Q1 माने Q बाई टू, Q2 माने 3Q बाई फोर, और अपॉन में डिस्टेंस R स्क्वायर, वैल्यू सेट कर दीजिए, आंसर आपको मिल चुका है। देखिए K Q स्क्वायर, ये K है और ये आपका Q स्क्वायर है, और ये R स्क्वायर, इसकी जगह पर आप F लिख सकते हो, तो रिजल्ट आ गया F बाई 3F बाई 8 रिजल्ट आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन इज सेकेंड। मुझे लगता है कि इस पूरे सेशन में आपने जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टेस्ट दिया है तो टॉपिक वाइज में एक बार दो बार मिला होगा, फिर ये मॉडल पेपर में कम से कम 2 से 3 बार ये आपको क्वेश्चन मिल चुका है। 17 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, दो सिटीज हैं एक्स और वाई, रेगुलर बस सर्विस है दोनों सिटीज के बीच में, और टी टाइम पर बस चलती है, यानी कि एक्स से वाई तक जाने में टाइम टी लगता है बस को, क्योंकि टी टाइम के बाद बस चलनी है। तो अगर एक्स से कोई बस चली है और टी टाइम के बाद जब वो वहां पहुंच जाएगी वाई पर, तो वाई से फिर बस निकलेगी एक्स की तरफ। तो यानी एक्स से वाई तक की जर्नी का जो टाइम है वो टी है। एक गर्ल है जो कि स्कूटी से जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी, और एक्स से वाई जा रही है। तो ये देखिए एक्स से वाई जा रही है, ये गर्ल देखती है कि हर 30 मिनट में जो बस एक्स से वाई जा रही है, तो हर 30 मिनट में वो जो है उसको नोटिस एवरी 30 मिनट्स इन द डायरेक्शन ऑफ हर मोशन, हर 30 मिनट में बस उसको जो है ओवरटेक कर लेती है, और इधर से जो बस आ रही है वाई से एक्स की तरफ हर 10 मिनट में। तो अगर मैं एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस एक्स डी ले लेता हूं, और बस की स्पीड हमने v लिख रखी है, देखिए बस की स्पीड v km पर आर है, तो रेस्पेक्ट टू द गर्ल जो बस की स्पीड होगी वो हो जाएगी v माइनस 60। इस रेस्पेक्ट टू द गर्ल, इस पॉइंट को आप समझिएगा भाई, रेस्पेक्ट टू गर्ल, g फॉर गर्ल, जो स्पीड हो जाएगी दैट विल बी v माइनस 60, और ये हम बात कर रहे हैं एक्स से वाई की तरफ। तो जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड है v माइनस 60, और क्वेश्चन में देखिए टाइम दिया है मिनट्स में, तो इसको जब आप आवर्स में बदलेंगे तो 30/60। और जरा यहां से जो बस जा रही है उसके लिए बात करें तो रेस्पेक्ट टू g फॉर गर्ल, जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी v प्लस 60, लेकिन ये वो बस है जो y से x की तरफ जा रही है, y से x की तरफ जो बस जा रही है। तो डिस्टेंस आ जाएगा d इज इक्वल टू v प्लस 60, और स्टूडेंट देखिए वहां के लिए टाइम दिया मिनट्स में 10, तो ये आ जाएगा 10/60। दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट इक्वल हैं, जब आप दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट इक्वल और राइट इक्वल करोगे तो v मिलेगा, और v मिलेगा 120 किलोमीटर पर आवर, और v की वैल्यू कैपिटल T भी पूछा है तो कैपिटल T भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन वी आर लकी, क्यों एक्स्ट्रा काम करें, कोई छोटा पेपर तो दे नहीं रहे जो एक्स्ट्रा टाइम है। आप देखिए 120 के साथ केवल एक ही ऑप्शन ही तो है ये, तो वाई वी आर वरिंग अबाउट द टाइम। अरे 120 के साथ एक ऑप्शन है, मिल गया हमको आंसर। टाइम भी निकलना चाहे निकाल आएंगे, वी की वैल्यू यहां पुटअप करेंगे, डी आ जाएगा, डी इज इक्वल टू वीटी लिख देंगे, डी इज इक्वल टू वीटी, तो टाइम आ जाएगा, बट नो नीड ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, एक कंटेनर है जिसके 2 चैम्बर हैं, पहले चैम्बर में 2 लीटर का वॉल्यूम है, नेक्स्ट में 3 लीटर वॉल्यूम है, और एक पार्टीशन से इसको अलग अलग करके रखा हुआ है, अच्छी बात है। नेक्स्ट है हमने ये पार्टीशन हटा लिया है, मोल भी दिए गए हैं वहां पर, प्रेशर भी दिया हुआ है, तो कह रहा है कि मिक्सचर का प्रेशर क्या होगा, अटेन्स द इक्विलिब्रियम। अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं,
तो आपको किसकी याद आएगी? आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां पर यूज करिए P1 V1 प्लस का P2 V2 इज इक्वल टू हो जाएगा P मिक्सचर V मिक्सचर। तो P1 मींस पहले कितना प्रेशर है, क्वेश्चन में 1 atm है, वॉल्यूम 2 लीटर है। क्वेश्चन में नेक्स्ट प्रेशर है दैट इज 2, वॉल्यूम है वहां पर 3, और मिक्सचर का प्रेशर चाहिए V मिक्सचर क्या होता है? दोनों वॉल्यूम का टोटल। तो ओवरऑल जो वॉल्यूम गिवन है क्वेश्चन में V1 और V2 इनका टोटल निकालेंगे तो आ जाएगा 6। तो यहां से P मिक्सचर आ जाएगा 3 2 जा 6, 8/6, 3 2 जा 6, 6 2 जा 8/6। तो ये आ जाएगा 2 4 जा वॉल्यूम आ जाएगा 3 2 5, सॉरी ये 5 आ जाएगा। तो ये 5 आ गया, तो ये आ जाएगा 1.6 सॉल्व करने पर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन चमक रहा? दैट इज 4th है। छोटा सा क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 के बाद 20, क्वेश्चन नंबर 20। डी ब्रॉडली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की n बराबर 2 स्टेट में, जो कि क्लोज टू मतलब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्लोज टू कितना होगा? तो डी ब्रॉडली वेवलेंथ पूछी है ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की, जो कि n बराबर 2 का है। तो ये स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट हमें पता है, जब हम लोग क्लास में इसको देखते हैं तो ये होता है, एंगस्ट्रॉम में वैल्यू ये होती है। अगर आप नैनोमीटर में जाएंगे तो वैल्यू ये हो जाएगी, 0 एक और आ जाएगा। बट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जी ऐसा देखिए, ऐसा मानिए कि ये जो कांस्टेंट है ना, इसी को बोर रेडियस कहा करते थे। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो बोर रेडियस आप जानते थे 0.053, ऐसा समझिए कि वो 0.052 है। तो लिख लिया मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन में कहा था। n की वैल्यू आपकी क्या है? 2 है, और हाइड्रोजन एटम है क्या क्वेश्चन में? हाँ हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम के लिए z बराबर 1 हो गया। तो देखिए ये आपकी रेडियस आ गई, जिसका नाम था सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस आ गया। अब यहां से उस इलेक्ट्रॉन जो सेकेंड ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है उसका रेडियस मिल चुका है, कह रहा है उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए। और बोर्स मॉडल को हमें यूज करना है क्या? हाँ देखो लिखा हुआ है बोर रेडियस, यानी बोर के बारे में सोचना, नील्स बोर के बारे में। तो ये देखिए एंगुलर मोमेंटम का फंडा हो गया, यहां से mv आ गया NH/2π। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला होता है H/P, P माने mv। mv की वैल्यू कितनी है? NH/2πr। यहां से आ गया 2πr अपॉन में n की वैल्यू क्वेश्चन में 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया पाई इंटू आर। पाई की वैल्यू है 3.14, और रेडियस आपने सेकेंड ऑर्बिट में निकाल ली है 0.212 नैनोमीटर। सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.67 नैनोमीटर, यानी कि 4th ऑप्शन आएगा। 20 नंबर 21 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, सीरीज एलसीआर सर्किट है जिसमें कि आपको रेजिस्टेंस दे रखा है 20 वैल्यू का, आपको कैपेसिटेंस दे रखा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये भी आपका 25 वैल्यू का है, तो यानी कि XC आपको दे रखा है, XL भी दे रखा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो दीज वैल्यूज आर गिवन, और जो सप्लाई वोल्टेज है वो दे रखी है। क्लास में कई बार बताया गया, बिना किसी एडिशनल इंफॉर्मेशन के अगर अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में बिना V/Z इस चैप्टर में, और VRMS क्वेश्चन में वो 220 है, Z की वैल्यू है 20√2, सॉल्व करेंगे तो आएगा 7.8 एम्पियर आएगा। अब 7.8 एम्पियर का एक आंसर ये, एक आंसर ये, तो फेज एंगल भी तो पूछा गया है। तो फेज एंगल निकालने के बहुत सारे वेज में से एक वे होता है cos phi = R/Z। R की वैल्यू क्वेश्चन में 20 है, Z की वैल्यू 20√2 है, cos phi की वैल्यू आ गई 1/√2। 1/√2 टेबल में किसके पास है? 45 डिग्री के पास है, तो जो फेज एंगल है वो 45 डिग्री आ गया। 4th ऑप्शन होगा। क्या टिपिकल क्वेश्चन है ये? अरे ये तो बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई। 21 के बाद जरा देखते हैं 22।
क्वेश्चन नंबर 22, अरे वाह भाई वाह, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ बताइए क्या होगा। इसमें पहले ऑप्शन में फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ग्राफ है, दूसरे वाले में मतलब ये सी ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी का भी ग्राफ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ ए फोटो करंट विद प्रॉपर्टी ऑफ लाइट शोन ऑन द एक्स एक्सिस। तो करंट यानी कि आई, फोटो करंट आई लिख लेते हैं यहां पर। ग्राफ को देखते हुए हमें बात करनी है करंट आई का इंटेंसिटी के साथ कोई कनेक्शन है क्या, तो हम जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी के साथ कोई कनेक्शन है क्या, तो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से करंट पर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आता, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, ग्राफ अगर देखें एबीसीडी में तो ए वाला ग्राफ सही होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन होगा। कितना छोटा सा बढ़िया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 23, वाह भाई वाह, बहुत दिनों बाद ये छोटा सा क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है। कई बार बताया है कि ओपन ऑर्गन पाइप है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है और आप इसको आधा डुबो देते हैं, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि क्वेश्चन कभी एग्जाम में ऐसा भी आए आधा नहीं डुबोएंगे, आधे के अलावा कोई और पार्ट डूबेगा, बट आधा डुबो देने से इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्वेश्चन में आधा नहीं होता कुछ और बोलता तो इफेक्ट आता। कैसे, अगर आप यहां फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो यह आएगा V/2L, जहां पर ये L है वाइब्रेटिंग लेंथ। वाइब्रेटिंग लेंथ बच्चों जहां पर एयर होती है वो वाइब्रेटिंग लेंथ है। आधा जब आपने इसको डुबो दिया, किससे डुबो दिया, पानी से डुबो दिया है, किसमें डुबो दिया है, नाउ डिप्ड वाटर में डुबो दिया। आधा जब ये पानी में डूब गया तो केवल यहां पर AIR रह गई, एयर। तो अब जो ये पाइप है वो बन गया क्लोज फैमिली का। अगर मैं फ्रीक्वेंसी f' लेता हूं तो ये लिखूंगा V/4 और L को लेकर के केयरफुली देखना, L यानी वाइब्रेटिंग लेंथ, क्वेश्चन में L/2 है। वाइब्रेटिंग लेंथ वो लेंथ होती है जहां केवल एयर होती है। सॉल्व कर लो, f' की वैल्यू आ गई V/2L, ये आ गया f। कौन सा आंसर है, 4। मैं कई सालों से वेट कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आए लेकिन हाफ लेंथ ना डुबोई जाए, तब मजा आएगा कि फिर आंसर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट 24, क्वेश्चन नंबर 24, यू कैन चेक दिस प्रॉब्लम। दो आइडेंटिकल मास वाले, दो आइडेंटिकल पॉइंट मासेस है P और Q, सस्पेंडेड फ्रॉम द सेपरेट स्प्रिंग K1 K2 है। P है और उसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, और Q है उसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। वर्टिकली ऑसिलेट कर रहे हैं और इनकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो सेम है। वाह वाह, मैक्सिमम स्पीड मतलब V max A ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से देखिए रिलेशन आ गया A और ओमेगा का, रिलेशन आ गया A और टाइम पीरियड का, रिलेशन आ गया A और K का, क्योंकि M तो यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां से बनेगा A1/A2, एम्पलीट्यूड का रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा √K2/K1। नंबर 1 मतलब AP, तो पहले वाले का एम्पलीट्यूड AP कैपिटल से लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो AP नीचे आ गया AQ और ये आ गया K2/K1। उल्टा कर दीजिए इसको, क्योंकि AQ/ है तो रूट हो जाएगा K1/K2। कौन सा ऑप्शन चमक रहा है, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज ओके। 25 पर पहुंच चुके हैं। 25 सीधा क्वेश्चन है, जब आप इसकी इक्वेशंस लिखेंगे 25 में, इसमें मुझे कुछ करना नहीं है, फिर भी आपका ये जो आउटपुट है ये A और B के साथ जो इनपुट से जो आउटपुट बनेगा मैंने उसको Y1 लिख लिया है। एंड यू कैन चेक द टाइप ऑफ गेट, और Y1 की वैल्यू ये आएगी। सिमिलरली इस वाले गेट को आप चेक करेंगे तो Y2 की वैल्यू आएगी। फाइनली जो आउटपुट है वो Y1 + Y2 है, जो कि सपोर्ट करेगा सेकेंड ऑप्शन को। ठीक है, तो ये गेट की आपकी सिंपल प्रॉब्लम है।
मुझे नहीं लगता किसी ने इसको गलत किया होगा। चलते हैं 25 के बाद 26 ऑक्सीजन सिलेंडर है, वॉल्यूम 30 लीटर है, हैज ए मोल्स 18.20 है ऑक्सीजन के, मोल्स गिवन है। इनिशियली इसके अंदर इतने मोल्स हैं, सब ऑक्सीजन इससे निकाल ली गई सिलेंडर से, और जो गेज प्रेशर है वो ड्रॉप टू 11 atm आ गया। 27 डिग्री सेल्सियस का भी टेम्परेचर है, तो कितना ऑक्सीजन बाहर निकाला गया था? तो गेज प्रेशर इज इक्वल टू होता है टोटल प्रेशर, दैट इज टोटल प्रेशर, यहां पर P टोटल माइनस का ATM प्रेशर। कितना गेज प्रेशर दिया गया है? 11, टोटल प्रेशर ATM प्रेशर 1 है, तो यहां पे जो टोटल प्रेशर है वो 12 आ गया। नाउ यूजिंग द इक्वेशन कि इस सिचुएशन में जब वो निकल गया, गैस ऑक्सीजन निकल गया, तो जो उस बर्तन में जो मोल्स बचे होंगे उनकी बात कर लेते हैं। ये हमारे वो मोल्स हैं जो बचे हुए हैं बर्तन के अंदर, कंटेनर के अंदर। P फॉर प्रेशर, प्रेशर आपका 12 ATM है, ATM का आप SI में कन्वर्जन करोगे 1.01 10 की पावर 5। वॉल्यूम क्वेश्चन में लीटर में दिया गया है, 30 मीटर क्यूब बनाओगे 30 इंटू 10 की पावर -3। और कितना उसने आपके लिए आसान किया है कि कह रहा है R की वैल्यू 100/12। देखो सारी वैल्यू R की जो वैल्यू है वो SI में दे रखी है, 100/12 लेने के लिए कहा गया R की वैल्यू। और टेम्परेचर आपका वहां पर है 27, कन्वर्ट करोगे तो 300 हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इतने मोल आ जाएंगे। पहले कितने मोल थे? पहले 18.20 मोल थे, तो कितने हटा लिए गए? तो रिमूव्ड हो जाएंगे। इनिशियल आपका 18.2 था, और जो हमने निकाला है वो ये, तो ये रिमूव्ड आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स यानी रिमूव्ड वाले मोल्स ये आ गए, तो रिमूव्ड मास आ जाएगा। अगर रिमूव्ड मोल्स को हम डेल्टा एन से लिखें तो ये आ जाएगा रिमूव्ड मास अपॉन में कैपिटल एन। तो यहां से रिमूव्ड मास हो जाएगा, कितने मोल्स रिमूव हुए हैं? 3.656, और कैपिटल एम यहां पे 32 है। सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपको यहां पर मिलेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन की जो सबसे अच्छी बात है, खास बात है, वो ये इतने क्लोज ऑप्शन दिए गए हैं कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक ऑप्शन देखो इसको कितना क्लोज करके दिया हुआ है, तो अंदाजा लगाने से काम नहीं चलेगा, सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा। 27 कैमरे के कॉम्बिनेशन में 4 सिमिलर थिन कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, और ये जो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं ये कॉमन एक्सिस के साथ है। इंडिविजुअल जो पावर है वो यहां पर P है, और इंडिविजुअल जो मैग्निफिकेशन है वो M है। कॉम्बिनेशन, तो देखिए कॉन्सेप्ट आपके यहां बोर्ड पर लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन की पावर का फार्मूला ये है, और मैग्निफिकेशन का फार्मूला ये। कितने लेंसेज हैं? PP पावर के 4 हैं, तो कॉम्बिनेशन की पावर आ जाएगी 4P, और कॉम्बिनेशन की जो मैग्निफिकेशन है वो आ जाएगा M की पावर 4, यानी पहला ऑप्शन। अरे इससे आसान क्वेश्चन कहीं है क्या? बहुत जबरदस्त पेपर है ये। डेफिनेटली यू ऑल विल एंजॉय द सॉल्यूशन, आई होप। 27 के बाद चलते हैं 28 पर। 28 ए गैस है, बी गैस है, फिल किया गया है, सेम प्रेशर पर इसको फिल किया गया है। तो क्वेश्चन में प्रेशर सेम है, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। सिलेंडर मूवेबल है, और जो पिस्टन है वो आपका सर्कल जैसा है, ये मैंने बनाया यहां पर। और पिस्टन जो है इस पे ऑन सप्लाइंग द इक्वल अमाउंट ऑफ हीट, जो गैस ए है उसको जितनी हीट दी गई है उतनी ही हीट गैस बी को भी दी गई है, और पिस्टन मूव करेगा, क्योंकि जब हीट दिया जाएगा तो कुछ काम करेगी वो हीट। तो पिस्टन ए जो मूव करता है दैट इज 16 सेंटीमीटर, और पिस्टन जो बी मूव करता है वो 9 सेंटीमीटर। एनर्जी का चेंज सेम है, तो फार्मूला अगर आप लगाएं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू,
या केवल W लिख सकते हैं, तो डेल्टा Q माइनस का डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा W। तो यार ये वाला जो टर्म है ना वो A के लिए और ये वाला टर्म B के लिए सेम है, दोनों को हीट एक जैसी दी गई है, दोनों का डेल्टा U भी सेम है, तो यानी कि डेल्टा W दोनों का सेम होगा। तो W फॉर वर्क डन, तो अगर A के लिए वर्क डन निकालें तो P डेल्टा V, और जब यहाँ पे पिस्टन मूव करेगा क्योंकि पिस्टन सर्कुलर है तो जो पार्ट वहां पर गैस का होगा चेंज इन वॉल्यूम का वो सिलेंडर जैसा होगा, तो पाई आर स्क्वायर। तो W भी दोनों के सेम हो जाएंगे इक्वेशन के, तो W डेल्टा W A का इज इक्वल टू डेल्टा W B का। P फॉर प्रेशर, प्रेशर P है, पाई रेडियस का स्क्वायर। A वाले की जो रेडियस है क्वेश्चन में देखिए कितनी दे रखी है, ए वाले की रेडियस है 16, तो यहां पर 16 का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, रेडियस तो पूछा हुआ है, तो ए वाले के लिए प्रेशर P है, पाई फॉर पाई रेडियस हो गया RA, और H माने डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन में 16 है, और यहां पर P इंटू पाई, रेडियस हो जाएगा RB स्क्वायर, और H यहां पर 9 है, तो यहां से आप देखिए RA स्क्वायर अपॉन RB स्क्वायर इज इक्वल टू मिला 9/16। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे RA अपॉन RB, दिस विल बी 3/4। कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन है। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये है भाई। 28 के बाद चलते 29 पर। 29, हाँ इस क्वेश्चन को हो सकता है देख करके आप घबरा गए हो कि अरे ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे आ गई, लेकिन जिस तरीके से ये क्वेश्चन आप करेंगे वहां पर ऑप्शन की सेटिंग बहुत जबरदस्त है। हल्का एफर्ट्स लगाएंगे, छोटा सा एफर्ट्स लगाएंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। बलून है मेड ऑफ मेटल, पूरी कहानी आप देख सकते हैं, जो लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं। और लास्ट में हमसे ऑप्शन दे करके जो है इन्होंने ए की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, गामा की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू पूछी है। ये जो सेकेंड ऑप्शन मैंने यहाँ पर, सेकेंड ऑप्शन हो सकता है कि आपके लिए विजिबल ना हो, ऐसा मुझे लग रहा है, कुछ कोड वर्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया, तो मैंने अलग से ये सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ है। बाकी थर्ड ऑप्शन भी विजिबल अच्छे से, और फोर्थ भी है, तो इनकी वैल्यू चाहिए। तो जो ये रिजल्ट दिया गया, ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो टी वहां पे टाइम है, एस सरफेस टेंशन है, मैंने लिखा ये रिजल्ट एज इट इज। और जब ये रिजल्ट लिखा, सबका डायमेंशन लिखा, तो ये यहां तक हम पहुंच गए। अब देखिए यहां पर m की पावर 0 है, l की पावर 0 है, t की पावर -1 है। इधर वाली साइड में m की पावर अल्फा प्लस गामा है, m की पावर l की पावर है 2 बीटा 3 गामा, और ये डेल्टा, और t की पावर -2 अल्फा। जरा देखिए कंपेयर करिए, पावर पावर को, अल्फा आपको मिल गया हाफ, और गामा आपको मिल जाएगा यहां से, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 0 है, तो गामा मिल गया -हाफ, अल्फा मिल गया और गामा मिल गया। अल्फा की वैल्यू मिल चुकी है और गामा की वैल्यू मिल चुकी है। और अगर आप देखें तो ये ऑप्शंस को आप मैच करें तो आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सपोर्ट कर रहा है इसको, फर्स्ट ऑप्शन सपोर्ट कर रहा है। बाकी की कोई नीड नहीं है आपको कि फाइंड आउट करिए, और ऑप्शन की सेटिंग ऐसे कर रखी गई है कि अल्फा की वैल्यू मिल गई और गामा की वैल्यू मिल गई है, उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पूरा सॉल्व नहीं करना है, पूरा सॉल्व करेंगे तब तो ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन अगर जो है एक से ज्यादा वहां पे सही होते तो प्रॉब्लम आती, बट ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन इसको सपोर्ट कर रहा है। अल्फा की वैल्यू मिली है माइनस, कितनी मिली थी अल्फा की वैल्यू? हाफ, गामा की वैल्यू -हाफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर 30, ये इसमें सेट नहीं होगा क्या?
चलिए देखते हैं कहां तक सेट होता है। थर्ड ऑप्शन तक सेट हो रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 30, सर्कुलर मोशन का केस है। पढ़िए क्वेश्चन को फटाफट। यहां पर हमने आपको वो वाला डायग्राम भी बना के दिखाया है जो जनरल हम लोग अपनी क्लासेस में इस टॉपिक को डिस्कस करते समय बनाते हैं। लोवेस्ट वाले पॉइंट पर स्पीड u है, थीटा एंगल पे जब पहुंचा तो स्पीड v है। तो टेंशन का फार्मूला देखिए, ये टेंशन का फार्मूला है, बेसिक फंडा। और लोवेस्ट वाले पे स्पीड u है, थीटा एंगल पे जाने के बाद स्पीड v है, तो v का फार्मूला ये है, ये बेसिक फार्मूला। अब अगर आप क्वेश्चन के डायग्राम को देखेंगे तो क्वेश्चन के डायग्राम में ये लोवेस्ट से यहां तक पहुंचा है, तो जो हमने डायग्राम बनाया वो एंगल ये थीटा है, बट यहां पर आप देखिए क्वेश्चन का जो एंगल है वो 90 प्लस थीटा है। और इसलिए P वाले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो P वाले पॉइंट पर थीटा की जगह पे 90 प्लस थीटा हो जाएगा। तो जब आप टेंशन लिखेंगे P वाले पॉइंट पर TP, तो यहां से आएगा mv स्क्वायर बाई L, कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि v वहां पर P पर v ही है क्वेश्चन में। और प्लस का mg थीटा की जगह पर आ जाएगा cos 90 प्लस थीटा, बी केयरफुल। और जैसे ही आप cos 90 प्लस थीटा लिखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा। तो P पर टेंशन का फार्मूला ये बन जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि P पर टेंशन 0 हो गया है, तो यहां पे 0 कर देंगे टेंशन को, ये एज इट इज कॉपी कर लिया जाएगा। तो फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा v स्क्वायर यानी कि g साइन थीटा यानी कि gl, या चलिए लिख देते हैं आपके लिए। तो इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा mg साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई l। m से m कट जाएगा तो ये आ जाएगा gl साइन थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई जब हमने टेंशन लिखा है P पर। काम की इक्वेशन है तो इसको अभी यहां स्टैंड बाय कर दिया। अब देखिए ये फार्मूला है ये, अगर आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे P पर, देखिए मैंने लिखा हुआ है P पर जो वेलोसिटी है वो v है, v लिख लिया। u हमारे लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होती थी, स्पीड होती थी क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट में, बट क्वेश्चन में जो लोवेस्ट पॉइंट पर स्पीड है दैट इज u v नॉट, तो यहां पर v नॉट लिख लिया मैंने, यू कैन चेक। -2gl एंड कीप इन माइंड कि जहां पर cos थीटा है वहां पे आ चुका है माइनस साइन थीटा, तो ये रिजल्ट आ गया। और इसको हमने 2gl 1 प्लस साइन थीटा किया, ये आ गया। ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कह सकते हैं कि ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो यहां से आपका gl निकल के आ गया, gl की वैल्यू देखिए ये आ गई। अब gl की जो वैल्यू ये आई है उसको यहां पुटअप कर देते हैं। जैसे ही आप gl की वैल्यू ये पुटअप करेंगे देखेंगे क्या मिलता है, थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। तो gl की जगह पर आ गया, gl की जगह पर आ गया v नॉट स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन में 2 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू इंटू में है साइन थीटा और साथ में है आपका v स्क्वायर। स्टूडेंट जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको रेशियो ये मिलेगा, जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चेक करिएगा, सॉल्व करके देखिएगा। तो अभी तक के डिस्कशन में एक तो वो व्हीट स्टोन वाली प्रॉब्लम थोड़ा सा ट्रिकी थी, कैलकुलेटिव थी, और ये कैलकुलेशन वाइज लेंथी है, प्रॉब्लम टिपिकल नहीं है। तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हम लोग पूरे साल करते हैं, इतने दिन मिलते हैं हमको प्रैक्टिस करने के लिए, एंड दैट इज वाई बीइंग ए स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट ये मिलेगा। और ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो देखिए फोर्थ ऑप्शन मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं, ये फोर्थ ऑप्शन मिलेगा यहां पर, ठीक है। 31, ये क्वेश्चन गलत हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। क्या लिख लेगा अगर आप इस फार्मूले को P इक्वल टू a की पावर 3 b की पावर 2 c की पावर -1 d की पावर -12, जब आप इसको एरर के कॉन्सेप्ट में चेंज करोगे तो परसेंटेज डेल्टा P बाई P, एग्जाम हॉल में आप ऐसे नहीं कर रहे होंगे, आप केवल दिमाग में कर रहे होंगे। 3 a का परसेंटेज अगर कितना है क्वेश्चन में 1% है,
2, बी का परसेंटेज एरर कितना है क्वेश्चन में 3% है, सी का कितना परसेंटेज एरर है 2% है, डी का कितना है, डी का 4% है। सॉल्व कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 यानी 2 और 2 4, 4 3 2 जा 6, 6 और 4 10, 13%। तो फटाक से आपने आंसर टिक लगा दिया होगा। तो कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन मांग रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन हलवा भी तो है, एंड दैट इज द बैलेंस, एक्चुअल बैलेंस है पेपर में। 32, मुझे नहीं याद आ रहा कि 32 यानी रोटेशन में इतनी आसान सी प्रॉब्लम, इतनी छोटी प्रॉब्लम आज के पहले, इस बार के पेपर से पहले कभी आई होगी। सन रोटेट अराउंड द सेंटर once in 27 days, what will be the period of revolutions of sun if उसकी एक्सपेंशन ट्वाइस हो जाए प्रेजेंट रेडियस से विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कुछ नहीं होता, केवल रेडियस चेंज हो गई, मतलब मास जैसी कोई चीज वहां पर चेंज नहीं होगी। तो सन जो है रोटेट कर रहा है अराउंड द सेंटर, ये बात प्रैक्टिकली भी हमें पता है कि सन अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। तो रोटेशन की कहानी में तुम कुछ नहीं कर रहे हो, सब अपने आप हो रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम कैसा होता है, कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां से आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सन के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ब्रेक करेंगे 2/5 mr स्क्वायर, तो r स्क्वायर निकलेगा। ओमेगा को ब्रेक करेंगे तो 2 बाई कैपिटल टी निकलेगा। तो जो बदलने वाले लोग हैं वो r स्क्वायर बाई टी है, और इसलिए ये फार्मूला आप देख सकते हैं, r स्क्वायर बाई t1 इज इक्वल टू r2 स्क्वायर बाई t2। आफ्टर दैट वैल्यू पुटअप कर लिया। पहले मान लिया रेडियस r था, क्वेश्चन में पहले उसका रिवॉल्यूशन टाइम 27 था, अब उसने एक्सपेंशन करके 2r कर दिया, तो t डैश निकालना है। तो सॉल्व करेंगे तो t डैश की वैल्यू हो जाएगी 27 इंटू में 4, सॉल्व करेंगे तो सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। 4 7 जा 4 2 जा 8 और 2 10। 32 के बाद 33 रोटेशन से रिलेटेड ही प्रॉब्लम होनी चाहिए। हाँ 33। नाउ यू कैन चेक दिस प्रॉब्लम आल्सो, टाइम पीरियड और डिस्टेंस के ऊपर रिलेटेड है। The radius of a Merton orbit around the sun is about the 4 times of the radius of the orbit of a Mercury. The Merton year is 687 Earth days. Then which of the following is the length of year on the Mercury? दो planets की बात हो रही है, उसमें से रेडियस का वहां पे जो है रिलेशन चल रहा है। एक का कैपिटल टी दिया गया है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया। T1 बाई T2, T1 आपके लिए मैरिटन प्लेनेट के लिए है और T2 आपका मरकरी के लिए। सॉल्व करेंगे, यहां से आप देख सकते हैं, तो 687 अपॉन में T डैश, इधर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 और T डैश की वैल्यू आ जाएगी 687 बाई 8। सिंपल सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा, थर्ड ऑप्शन मिलेगा। गॉट इट। 33 34 देखते हैं भाई। अरे कितने बार वायर को खींचने वाला, वायर को काटने वाला क्वेश्चन किया हम लोगों ने। खींचने वाला क्वेश्चन थोड़ा सा जो है कंसेप्चुअल ज्यादा होता है, जनरली बच्चे गलती कर देते हैं। काटने वाले में तो कोई गलती होनी नहीं है। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्वेश्चन में आ रहा है, उसको 8 इक्वल पार्ट्स में काट लिया, क्या कहने, तो हर एक का रेजिस्टेंस R/8 हो जाएगा। ऐसे आपके 8 पार्ट्स हो गए। फिर आपने क्या किया कि आपने 4 का पैरेलल बनाया, तो R/8 पहला, R/8 दूसरा, R/8 तीसरा, ऐसे आपने 4 ले लिए, R/8 फोर्थ। इनका टोटल निकालोगे कितना आएगा, R/32। ऐसा ही एक दूसरा पेयर भी आपने बनाया, R/32, और फिर इन दोनों को सीरीज में कंबाइन कर लिया, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा R टोटल कितना आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। कैन यू एक्सपेक्ट कि इससे भी आसान क्वेश्चन होगा? नहीं। 34 के बाद आ रहा है 35। फोटोन है, इलेक्ट्रॉन है, दोनों की एनर्जी इक्वल है
और कैपिटल ई के इक्वल है, दोनों के लैम्डा की वैल्यू चाहिए। इन केस ऑफ फोटोन लैम्डा फोटोन, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए ये जो रिजल्ट हमने लिखा हुआ है ये फोटोन के लिए लिखा है, Sc अपॉन लैम्डा पी फॉर फोटोन। तो यहां से आपको जो है फोटोन का लैम्डा मिल गया। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका जो है डी ब्रॉगली को फॉलो करता है, तो डी ब्रॉगली के लिए काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m, पी इज इक्वल टू 2m k। मुझे यहां पर k लिखना था लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी E ही है, तो यहां पर हमने k की जगह पर E लिख लिया क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कह रहा है। तो यहां से रिजल्ट आ गया, देख सकते हैं पूरा रिजल्ट, जहां पे k है वहां पे E लिखा, पी स्क्वायर बाई 2m, और ये हमारा p फॉर मोमेंटम आ गया। इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ h अपॉन p, इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ p की वैल्यू ये पुटअप कर दिया, दोनों का रेशियो ले लिया। रेशियो लेने के बाद आप देखें रिजल्ट आया है c, और अंडर रूट 2m अपॉन e, c अंडर रूट 2m अपॉन e कहां दिख रहा है, कहां चमक रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक, 35। 36 में चलते हैं भाई, 36 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। कटिंग वाले क्वेश्चन हम लोगों ने स्फीयर अलग कर दिया, कभी डिस्क से कुछ पार्ट अलग कर दिया। एक स्फीयर है, रेडियस r का है, जिसका कि कट इनटू द लार्जर सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 2r as shown in the figure, the ratio of movement of inertia of a smaller sphere to that of the rest part of the sphere about the y axis। तो क्वेश्चन आप पढ़ें और हमें यानी कटने के बाद जो बचा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ये फार्मूला लिखा गया है स्फीयर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो जब इसको कट नहीं किया गया है, जब इसको कट नहीं किया गया है 2r, तब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे स्फीयर का निकाल लिया है, जहां पर रेडियस थी वहां पे 2r लिखा गया, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरे स्फीयर का विदाउट कटिंग जो है रेडियस 2r होगा। ये निकल के आ गया 8/5 mr²। और ये जो पार्ट आपने इसका कट किया है इसका हमने मास निकाला है। अगर मैं इसका मास m डैश समझता हूं कि इसका मास m डैश है, तो m डैश इज इक्वल टू टोटल मास कितना है, कैपिटल M है, अपॉन में टोटल वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई और 2r का होल क्यूब, इनटू जो पार्ट आपने कट किया है उसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई r क्यूब। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा m/8। तो जो पार्ट आपने कट किया है उसका रिजल्ट आ गया m/8। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होल का और कटने के बाद रिमेनिंग का। तो यहां पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाई जा सकती है, देखते हैं यूज करके। अगर मैं ये सपोज करूं कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डैश है और ये जो पार्ट हमने कट किया है ICM, तो लगाइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डैश इज इक्वल टू हो जाएगा ICM और प्लस का ma²। I डैश हमको चाहिए, ICM क्या होगा 2/5 और 2/5 m फॉर मास, तो ये जो स्फीयर है इसका मास है m/8 अपॉन में r², और ये m और a की वैल्यू है यहां पे r²। I डैश की वैल्यू यहां से निकल के आएगी 2mr² अपॉन 40 और प्लस का mr², और ये निकल के आपको I डैश मिलेगा 42 mr² अपॉन में 40। और जो रिजल्ट आपका होल वाला है, तो अब आप दोनों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा फर्स्ट ऑप्शन आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन है आप कर लीजिएगा, ठीक है,
काफी हद तक हमने इसको कर दिया। आइडस निकल आया है, उसके बाद में फिर होल का है, इस कटने वाले का निकाल दोगे, रिमेनिंग का रिजल्ट आ जाएगा और फिर रेशियो निकालेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 36 के बाद 37। अभी 36 तक जब हम आए हैं यहां तक, तो 36 तक आने में 3 क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव ज्यादा है। 37 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 37। इलेक्ट्रॉन का मास दिया गया है, स्पीड c/100 से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन c/100 से मूव कर रहा है। इंजेक्टेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज का पार्टिकल एंट्री करता है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, तो कॉन्सेप्ट होता है v = E/b, और इस पूरे कॉन्सेप्ट का नाम होता है वेलोसिटी सेलेक्टर। ठीक है, तो v = E/b, तो क्वेश्चन में हमको b गिवन है, हमको क्वेश्चन में v गिवन है, e निकालना है। तो e = हो गया v × b, वैल्यू पुटअप कर दी, आंसर ले लिया। 27 × 10⁻²⁴ आ गई। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर? 4th ऑप्शन मिल रहा है। नेक्स्ट 38, क्वेश्चन नंबर 38 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की इक्वेशन दे रखी है। तो इंटरेस्टिंग ये है कि इक्वेशन में EZ है, इक्वेशन में EZ है, लिखा हुआ है ये इक्वेशन। और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछा गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन में या तो Bx होगा या By होगा, क्योंकि E और B आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, या तो Bx होगा या By होगा। तो यहां पर 2 आंसर है, एक तो ये या फिर ये, बाकी ना फर्स्ट होगा ना ही आपका 4th होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन में जब यहां पर आप लिखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू लिखी जाएगी, बाकी एज इट इज कॉपी हो जाएगा। cos 5x प्लस का 1.5 10⁹ आगे वोल्ट मीटर, वोल्ट अपॉन मीटर। तो यहां पर आप देखिए cos, यानी कि हमें B0 निकालना भी नहीं पड़ा, लेकिन हमने यहां निकाल लिया। cos यानी कि कौन सा ऑप्शन है? 4th वाला, सॉरी 3rd वाला ऑप्शन है, क्योंकि ये जो ऊपर है वहां पे साइन मिल रहा है, जबकि इक्वेशन में केवल यहाँ B0 होगा, बाकी एज इट इज कॉपी हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी Z पर है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगी, या तो X पर होगी या Y पर होगा। तो इस काम को हमें नहीं करना पड़ा और ये बहुत समय बचाने वाली सिचुएशन हो गई, कोई नीड नहीं इसकी पड़ी। B0 की वैल्यू निकालोगे तो ये निकलेगी, लेकिन ऐसे ही आंसर मिल गया, 3rd ऑप्शन मिल चुका है। नेक्स्ट पर चलते हैं 38 के बाद 39, क्वेश्चन नंबर 39। h हाइट पर वेट पूछा गया है क्वेश्चन में, जबकि यहां पर वेट दिया गया है 48। तो ये जाना पहचाना फार्मूला है, एवरीवन नो। हमने मास से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखिए, तो ये बन गया W', यानी कि वेट कितनी हाइट पर? h हाइट पर। W आपका जो वेट आपका रियल वाला था, यानी कि अर्थ की सरफेस पर था, और क्वेश्चन में h की वैल्यू दे रखी है r/3। व्हेन यू यूज द h की वैल्यू r/3 एंड सॉल्व इट, तो 4 20 16 3 जा, तो 27, यानी कि 4th ऑप्शन आएगा 39। नेक्स्ट 40 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। पोलराइजेशन की फंडामेंटल प्रॉब्लम है, आपको मैलेस लॉ कराया गया है, ब्रूस्टर एंगल कराया गया है, पोलराइजिंग एंगल कराया गया है। तो क्वेश्चन में जो अनपोलराइज वाली लाइट है वो ब्रूस्टर एंगल पर गिराई गई है, ब्रूस्टर एंगल पर गिराई गई है, यानी कि पोलराइजिंग एंगल का केस हो गया ऑटोमेटिकली। और इस सिचुएशन पर हम जानते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड वाली लाइट होती है वो फुल्ली पोलराइज्ड होती है, कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है। रिफ्लेक्टेड वाली लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड, और जो रिफ्रैक्टेड यानी जो ट्रांसमिटेड है वो पार्शियली होती है। तो रिफ्लेक्टेड वाली लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड, ट्रांसमिटेड, यही देखिए इकलौता 3rd ऑप्शन है। ऑप्शन की सेटिंग ऐसे की जा रही है कि आपको ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है। रिफ्लेक्टेड वाली लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है, ट्रांसमिटेड या रिफ्लेक्टेड लाइट पार्शियली पोलराइज्ड होती है। चेक करिए, किसी भी ऑप्शन में ये स्टेटमेंट है, केवल ये ऑप्शन है। इसका क्या है, क्या करना है यार, हमको आंसर मिल चुका है, फिर भी आप निकालोगे तो ये रिजल्ट भी आ जाएगा, बट नो नीड ऑफ दिस। केवल फंडामेंटल अप्रोच से इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिल चुका है।
41, क्वेश्चन नंबर 41, चलिए देखते हैं। 41 थोड़ा सा कैलकुलेटिव, यानी कि ओवरऑल 41 तक जाने पर 4 प्रॉब्लम कैलकुलेटिव हैं। तो ओवरऑल 45 में 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं यार। तो आप सर्किट देख सकते हैं। सर्किट में हमने यहां पर क्वेश्चन का सर्किट ही यहाँ कॉपी कर लिया है, बट यहां पर हमने जो है टोटल रेजिस्टेंस नहीं निकाला क्योंकि टाइम उतना ही लगेगा। मैंने यहाँ पे किरचॉफ के रूल को फॉलो किया हुआ है, तो किरचॉफ के रूल को ये फॉलो किया हुआ है। एक इक्वेशन भी बनाई है इस लूप पर मैंने चल करके। अगर हम किरचॉफ के रूल को फॉलो करें तो यहाँ पे करंट आई है, हमारे पूरे डिस्कशन में एक्स है और ये वाई है, तो ओवरऑल 3 इक्वेशंस मिलेंगी। तो जब इस पर चक्कर लगाया तो पहली इक्वेशन बनेगी, फिर इस पर एक चक्कर लगाइए दूसरी इक्वेशन बनेगी, और कहीं से इधर से एक चक्कर लगाइए तीसरी इक्वेशन बनेगी। कैलकुलेटिव है। और जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेके सॉल्व करेंगे तो जो इस सीडी वाली ब्रांच में जो करंट आएगी, हमने यहाँ पर सीडी वाली ब्रांच में जो करंट ले रखी है ये y ले रखी है, तो सॉल्व करने पर y की वैल्यू क्या आएगी 2। आप दो तरीके से कर सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। जिनका कैलकुलेशन अप्रोच स्ट्रांग है उनको इससे कम टाइम लगेगा। रेजिस्टेंस में भी कैलकुलेशन कम नहीं करना पड़ेगा, करके देखिएगा। 41 के बाद 42, 42 ये वाला फार्मूला हम सबको पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब हम लोग पार्शियली मीडियम का इंट्रोडक्शन करते थे तो क्वेश्चन में जो कैपेसिटी है, यानी कि इतनी थिकनेस का मीडियम हमने इंट्रोड्यूस किया और फिर इतनी थिकनेस का मीडियम इंट्रोड्यूस किया। अब जो कैपेसिटी है वो पहले के कंपेयर में डबल हो गई है, यानी जो नई वाली कैपेसिटी है वो 2 इंटू सी ओल्ड है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब नई वाली कैपेसिटी क्या होगी? नई वाली कैपेसिटी फार्मूला एप्सिलॉन नॉट ए डी, डी माने गैप बिटवीन द प्लेट, T1 इंट्रोड्यूसिंग मीडियम का थिकनेस क्वेश्चन में 3D/8 है, T2 D/2 है, प्लस T1 3D/8 है, साथ में K1, और ये है आपका D/2 साथ में K2। और ओल्ड कैपेसिटी हो जाएगी जब मीडियम नहीं था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए कट हो जाएगा, डी से डी कट हो जाएगा, तो यहां पर जो बचेगा रिजल्ट आएगा 1/2, और इधर बचेगा 1 माइनस 3/8 और 1/2 यानी कि 8 और 3 2 4 जा। मैं इसको सॉल्व करता हूं इस वाले ब्रैकेट को, 3/8 प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे तो आएगा 8, 8 1 जा 8, 3 और 2 4 जा 7/8, ये आ जाएगा 7/8। इधर से डी कॉमन होके कट चुका है, ये आ जाएगा प्लस का 3/8। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए K1 चाहिए, और ये भी दिया गया है K1 इज इक्वल टू 1.25 K2। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे, देखिए मैंने कन्वर्ट किया तो K2 की जगह पर 4K1/5, तो यहां पर है 3/8 K1 और K2 की जगह पर आ जाएगा 1/2, K2 की जगह पर आ जाएगा 4K1/5। स्टूडेंट्स यहां से देखिए पूरी इक्वेशन में K1 रह गया है, सॉल्व करेंगे तो K1 की वैल्यू 8/3 आएगी, और फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 2.66। 3 2 जा 6, 0.36 जा 18, तो 2.66 42। सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिस क्वेश्चन में एज ए हिंट दे दिया गया है, तो फाइनली आप उसको अगर करना चाहें, सॉल्व करके देखना चाहें तो कर सकते हैं। 42 के बाद 43 कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, इनकी प्रॉब्लम अब आती हैं। बहुत अच्छे से इन प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने क्लासेस में किया है। डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर किया गया है विद द हेल्प ऑफ ए वर्नियर कैलिपर। सपोज इट्स 10 वर्नियर स्केल डिवीजन VSD।
are equal to its 9 main scale division MSD. The least division in the MS is 0.1 centimeter और जो एरर दे रखी है that is 0.1 when the jaws of a vernier caliper are closed, यानी कि इसमें एरर है यहाँ पर. The main scale reading of for the diameter is 5 centimeter. Number of coinciding vernier division is 8. The measure diameter after zero error correction is. तो सबसे पहले हम लोगों ने लीस्ट काउंट निकाला है, इस फार्मूले को यूज किया है. लीस्ट काउंट निकाला है, सिंपल जो फार्मूला हम लोगों ने कई बार पढ़ा है वो ये. तो लीस्ट काउंट का फार्मूला है ये. फार्मूला ये ऊपर लिखा है, कैलकुलेशन के बाद ये आया. फिर ये वर्नियर स्केल रीडिंग निकालिए. नंबर ऑफ डिवीजन क्वेश्चन में आपके 8 है, ये देखिए 8, और ये लीस्ट काउंट. उसके बाद फाइनल रीडिंग का फार्मूला है मेन स्केल रीडिंग, एमएसआर, वर्नियर स्केल रीडिंग और फिर माइनस का एरर. और जब आप इसको पूरा एमएसआर जब सॉल्व करेंगे कंप्लीटली, एमएसआर क्वेश्चन में 5 है, वीएसआर 0.8 है और एरर यहां पे क्वेश्चन में दे रखी है 0.1. सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा. ठीक है. 43 के बाद 44, क्वेश्चन नंबर 44. 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है. 2 कॉइल्स हैं वहां पे कॉपर की, जिनकी रेडियस का रेशियो 1:2 है. रेडियस का रेशियो 1:2 है. करंट दोनों में 2 एम्पियर की है. तो मैग्नेटिक मोमेंट्स के पेपर में ओवरऑल देखा जाए तो 3 क्वेश्चन हो गए अब तक. तो M इज इक्वल टू NIA, फिर A को ब्रेक किया πr². क्वेश्चन में देखो दोनों पर करंट एक ही जैसी है तो I वहां पर सेम है, N नंबर ऑफ टर्न है, 1 हो गया. तो मैग्नेटिक मोमेंट का R के साथ रिलेशन ये आ गया, तो M1/M2 और रेडियस को आपने वहां पे स्मॉल r से लिखा है तो R1/R2 का होल स्क्वायर. सॉल्व किया 1/4, आंसर आ गया 1/4, यानी कि थर्ड ऑप्शन है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन. देखिए लास्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप. कुछ ऑप्शन यहां दिख नहीं रहे, मैं लिख देता हूं यहां पर. फर्स्ट और सेकंड तो दिख रहे हैं इसमें, मुझे लग रहा है कि फर्स्ट भी नहीं दिखेगा जब इसको सिचुएशन को सेट करेंगे. तो फर्स्ट ऑप्शन है यहां पर d2y अपॉन में dx2 √ρg/s, ये फर्स्ट ऑप्शन है. सेकंड ऑप्शन है dy अपॉन dx इज इक्वल टू √ρg अपॉन में s साथ में x. एंड द थर्ड ऑप्शन इज d2y dx2 ρg/ss. थर्ड ऑप्शन है d2y अपॉन में dx2 ρg/ss. एंड द फोर्थ आंसर इज फोर्थ ऑप्शन है यहां पर d2y अपॉन dx2 ρg/sy. ये है सिचुएशन क्वेश्चन की. अब ये ऑप्शन है लिखे हुए और ये क्वेश्चन आपके सामने. कैसे करना है? अरे इसको वैसे नहीं करना कि आप टिपिकल वे में जाएं. जैसे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आइडियल अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी जाए तो आइडियली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लुक होता है ax² + bx + c = 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड लुक है. इसी तरह से लीनियर इक्वेशन का लुक होता है ax + b = 0. ऐसे ही हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ी है. हम लोगों ने वेव में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है और यहां पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड पर क्वेश्चन है.
अगर मैं आपसे कहूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड कैसी दिखती है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन दिखती है समथिंग, यहां कुछ लिखा होगा और यहां होगा d2y अपॉन में dx2, फिर आगे क्या होगा, फिर कुछ होगा लिखा होगा dy अपॉन dx, फिर कुछ लिखा होगा साथ में y, और फिर ये प्लस माइनस समथिंग इज इक्वल टू 0। ऐसी होती है डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर की। T2 का मतलब हो गया 2 पावर वाली, और सिंगल पावर वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसे दिखती है, वो ऐसे दिखती है। अगर y और x में लिखा जाए तो dy अपॉन dx समथिंग इधर होगा और प्लस माइनस समथिंग इज इक्वल टू 0। यहां पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो आप चेक करो ना, जितनी भी इक्वेशन है सब में देखो फर्स्ट वाले ऑप्शन में सेकेंड पावर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड में आपकी 1 पावर की है, तो 1 पावर की डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है, dy अपॉन dx प्लस समथिंग कांस्टेंट। ये वेरिएबल नहीं होता यहां पर, गलत हो गया सेकेंड। आप अगर देखेंगे तो केवल फिट बैठता है ये देखिए ये फिट बैठता है d2y अपॉन dx2, हाँ है, साथ में समथिंग तो 1 हो गया, प्लस माइनस समथिंग dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx यहां नहीं दिख रहा है, यानी कि ये वाला टर्म 0 हो गया, इसलिए इसने गायब कर दिया इसको। और फिर ये प्लस माइनस समथिंग, तो देखो रोजी एस और ये y, और प्लस माइनस समथिंग यानी कि ये। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा होगा, निकालने बैठेंगे तो दिस विल बी हैवी एंड दिस इज नॉट द राइट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का, ये बहुत कॉमन सी हैं बातें फिजिक्स में, कई बार आपने इनको देखा है, पढ़ा है, ठीक है। ऑन बेसिस ऑफ दिस फंडामेंटल अप्रोच वी हैव फोर्थ ऑप्शन। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।